फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। आज जो हम बात करते हैं आपसे वो करी जाएगी। देखो, हमने कल क्या होता था, कल हमने आपको वासुदाव का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा दिया था। अब ये आपके पास जो चल रहा है अणु संख्या गुणधर्म हम पढ़ा रहे हैं विलियन वाले चैप्टर में से। पहले हम एक और बात आपको बता देते हैं, जो भी बच्चा ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहता है, और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों की क्लासें चल रही हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो बैच चलता है 2 बजे से चलता है, और जो यूपी बोर्ड का है वो 4 से 5 और 5 से 6 2 घंटे दो बैच चलते हैं। तो जो भी बच्चा आप हमसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, हाई स्कूल का भी पूरा खचाखच बैच चल रहा है। जो भी बच्चा अब भी से भी हमसे हाई स्कूल में जुड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं आपके 90+ नंबर आराम से साइंस में आ जाएंगे। इस बात से बेफिक्र रहो। कमजोर से कमजोर बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता हो, वो भी अगर अभी से पढ़ेगा तो हम उसको इतने हमारा मतलब ये है, हम ज़्यादा लिखवाते नहीं हैं, और मैं ये करता हूं कि कम से कम क्लास में ही याद कर ले, इतना उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा ताकि वो क्लास में ही याद कर ले। दोबारा उसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। साइंस को रटने का मतलब ही नहीं आता। साइंस को हम इतना अच्छा करके आपको समझा देंगे ताकि आप यही सब चीज़ें समझ लें। तो आप जो भी बच्चा हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, और जो भी 10th क्लास के बैच में आना चाहता है, जो 12th क्लास के बैच में आना चाहता है, वो आ सकता है, और आने के बाद हमसे जुड़े और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है नी। तो अब हम बात करते हैं, कल जो बात चल रहे थे अणु संख्या गुणधर्मों की चल रही थी। वासुदाव अणु संख्या गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन से? वासुदाव का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब हम इसी से ही आगे को आपका चालू करते हैं। ठीक है नी। तो अब देखते हैं अब इसमें क्या है। अब हम देखो, हमने वासुदाव का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा दिया था। अब ये पढ़ाना हमें क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है आप ये समझिएगा। देखो, हमने क्या लिया, देखो अब हमने इस उत्पाद लिया और उसके अंदर हमने किसकी मात्रा भर दी, इसको हम बी नाम दे देंगे। और ये हमने क्या भर दिया, इसके अंदर विलायक है। और विलायक क्या है? विलायक भी है आपका जल, क्योंकि हम जानते हैं सबसे अच्छा अगर विलायक पदार्थ पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, जल। अब जैसे ही हमने इसमें कुछ मात्रा में विलय पदार्थ मिला दिया, और जैसे ही हम इसके अंदर विलय पदार्थ मिलाते हैं तो ये बन जाता है विलयन। यदि मैं इस जल का जो है, अगर मैं जल का क्वथनांक मानता हूं तो जल का क्वथनांक कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही इसमें मैं कोई विलय पदार्थ मिलाता हूं, अब ये क्या बन गया, जैसे ही मैंने इसके अंदर विलय पदार्थ मिलाया तो बन क्या गया, ये बन गया विलयन। और जब विलयन का इसके संपूर्ण का वासुदाव क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, तो इसका क्वथनांक का उन्नयन, अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर इसमें मैंने विलय पदार्थ मिला दिया कुछ, और जैसे ही विलय पदार्थ मिलाऊंगा तो इसका क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अब मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बढ़ जाकर समथिंग, सपोज करो यो चाहे 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि कुछ विलय पदार्थ मिला होगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, जल का भी बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ जाता है। हमारी बात दोबारा समझ लिए। जैसे हमने ये पात लिया, इसके अंदर हमने विलायक लिया, और विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही मैं इसके अंदर विलय पदार्थ मिलाता हूं तो ये बन जाता है विलयन, और विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, 101 डिग्री सेल्सियस। और अब इसी में इस जो जितना ये बढ़ा, इसी अंतर को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टी बी कह देते हैं। ठीक है, और ये डेल्टा टी बी कितना हो गया, ए। तो बस यही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, जैसे किसी अवाष्पशील विलय को
किसी अवायवीय विलय को विलायक में घोलने पर विलायक में घोलने पर विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। और बाल को हम इससे किससे दर्शाते हैं? इसे डेल्टा टी बी से। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर, अब देखो ये क्या है तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं विलयन का क्वथनांक। कितना है तुम्हारे पास? और विलयन के क्वथनांक को देखो, ये तो हो गया तुम्हारे पास जल का क्वथनांक, और जल का क्वथनांक को हम बोल लेंगे टी नोट बी। और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इसको जो बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे हम टी बी। तो किस में क्या घटा दिया जाएगा? टी बी माइनस टी नोट बी। एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताता होता हूँ। जैसे ये क्या है तुम्हारे पास? ये है विलयन का क्वथनांक, और ये क्या है आपका? ये है तुम्हारे पास विलायक का क्वथनांक। बस ये आप इतना याद रखें। एक सूत्र ये हो गया आपका। एक सूत्र अभी हम नेक्स्ट लिखवाते हैं आपको। अब एक सूत्र तो हमने लिख दिया आपको, और आगे चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक सूत्र ये है जो याद आपको करना है। फिर अब इसमें से आपसे पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। आपसे पूछा जाता है ये क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध। तो लिखेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मोललता का सीधा समानुपाती होता है। लिखेंगे डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती समानुपाती बराबर, ये हो गया तुम्हारे पास मोललता। डेल्टा टीबी, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ समानुपाती अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के भी आ जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? मोललता। ठीक है नहीं, ये आगे तुम्हारे पास मोललता। अब हम इसमें
डेल्टा टी बी। मोलरता का क्या चिन्ह बना सकते हैं हम, ध्यान रखेंगे मोलरता का जो चिन्ह, मोलरता बराबर सूत्र याद होगा आपको, मोलरता डब्ल्यू ए, ठीक है, अपोन में कितना आगा एम ए गुणा डब्ल्यू बी। और अगर ये ग्राम में दे रखा हो तुम्हारे पास, विलायक का भार ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर कितना लगा देंगे हम 1000। दो सूत्र आपको ये याद करने, एक ये सूत्र याद करना, ठीक है नहीं, बस ये आपको इतना याद करना। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, एक तो सूत्र हमको याद करना, ये कौन सा है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस के टी नोट बी, मतलब क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। और एक सूत्र ये याद करना, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी, ठीक है। याद रखेंगे डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा में मोलरता। अगर आपसे यो क्वेश्चन पूछा जाए क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलरता में संबंध बताओ, तो डेल्टा टीबी अनुकिरमानुपाती किसके होता है, मोलरता के। अब डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा में मोलरता, मोलरता का बच्चों आपके सूत्र याद होगा, बस आप तो पहले तो ये याद कर लेना, डेल्टा टीबी जो था क्वथनांक में उन्नयन किसके, के बी गुणा में मोलरता। मोलरता का यहाँ सूत्र लगा देने का तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ से कई मान पूछता है, वो के बी भी पूछता है, वो आपके पास एम ए पूछता है, डब्ल्यू ए पूछता है, अधिकतर एम ए मालूम कर लेता है, मतलब विलय पदार्थ का अणुभार मालूम कर लेता है। अब यहाँ लिखेंगे हम, अब यो के बी क्या है इसके बारे में जानते हैं। के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है के बी, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसका जो मान होता है जल के लिए, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जल के लिए के बी बराबर 0.52, ये जल के लिए है इसका मान, ठीक है ना, जल के लिए इसका मान कितना 0.52। अब हम लिख देंगे बस इसका मान, याद रखेंगे जल के लिए हम क्या लगाएंगे 0.52। यह आपकी हो गई तुम्हारे पास क्वथनांक में उन्नयन। दो खास करके याद रख लेना, और के बी को क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इतना लिखाना आपका क्वेश्चन हो जाता है पूरा। अब इस पर हम 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे कि यदि 3.42 ग्राम शर्करा को 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो। चलो जी ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात हम कर देंगे। क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए पहले तो हम ही लिखेंगे डब्ल्यू ए का मान कितना आपके पास 3.42 ग्राम। अब इसका अणुभार कितना आएगा, क्योंकि ये क्या घुला हुआ है शर्करा, शर्करा क्या होता है सूत्र C12H22O11, C12H22O11, और इसका अणुभार आप निकाल के देख लेना कितना आएगा 342 को 100 ग्राम जल में घोला गया। और डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है 100 ग्राम। और जैसे इसे 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र होता है डेल्टा टीबी का मान हमको निकालना है, तो लगा देंगे बस सूत्र हम, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू ए फिर गुणा में 1000 जब ग्राम में दिया हुआ हो, और एम ए और गुणा में डब्ल्यू बी। अब डेल्टा टीबी का मान निकालना। देखो अगर हम के बी किसके लिए लगाएंगे, यदि 100 ग्राम जल घोला गया तो अभी हमने बताई थी के बी जल के लिए कितना होता है तुम्हारे पास 0.52, जल के लिए के बी का मान कितना होता है 0.52। तो मैं लिख देता हूँ ये होता है जल के लिए, जल के लिए। अब इसमें लगा दो, यहाँ कितना लगाया हमने 0.52। डब्ल्यू ए का मान कितना है तुम्हारे पास 3.42, और इसका मान कितना है तुम्हारे पास 342, और ये हो गया आपके पास डब्ल्यू बी का मान 100, और आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो आंसर आएगा, देखो अगर मैं इससे गुणा करता हूँ, पॉइंट हटाओ पहले तो, 1 2 0 नीचे लगा दिया, ये बिल्कुल पूरा डिवाइड हो गया,
कट गया एक दूसरे से, 1 2 3, 1 2 3 0, अब नीचे बचा 10, तो डेल्टा टी बी बराबर आ गया तुम्हारे पास 0.052 आ जाएगा। या तो हम इसको सेल्सियस में लिखेंगे या लिख देंगे हम केल्विन में, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये भी आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एवासील पदार्थ के 2.5 ग्राम, ध्यान रख लेना यहाँ लिख रहा है 2.5, यहाँ कितना लिख रहा है आपका 2.5 लिखा हुआ है। क्या लिखा, एक एवासील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिखा रखा। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। चलो कर देंगे। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना, तो डब्ल्यू ए का मान कितना दिखा रखा, डब्ल्यू ए का मान आपको दे रखा है 2.5 ग्राम में, और एम ए अणुभार पदार्थ का निकलवा रहा, जब अणुभार पदार्थ का निकलवा रहा है, और डब्ल्यू बी का मान आपको दे रखा कितना 100 ग्राम में घोलने पर इतने की वृद्धि हो गई, तो डेल्टा टी और बी कितने की वृद्धि हो गई 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। और मोलर उन्नयन स्थिरांक के वी का मान इन्होंने दे रखा है कितना 2.67, और अणुभार निकलवा रहा विलय पदार्थ का। कर देंगे अब हम इसका सवाल। डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा में मोललता का सूत्र लगा देंगे डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए गुणा डब्ल्यू बी और गुणा 1000, जब ग्राम में दे रखा हो लगाओ 0.4, के बी का मान कितना 2.67, डब्ल्यू ए का मान कितना है आपके पास 2.5 ग्राम, और ये हुआ आपका 1000। एम ए का मान हमको निकालना है, और इसका मान दे रखा आपको 100 ग्राम। ठीक है, अब करते हैं अब हम इसको सवाल को हल। देखो, एक पॉइंट हटाओ, एक ज़ीरो बढ़ा लो। एक पॉइंट हटाया हमने, फिर 2 ज़ीरो बढ़ा रहे, मतलब पॉइंट हटाए 2 ज़ीरो बढ़ गए। अब हमने यहाँ से पॉइंट हटाओ 10 नीचे कर लिया, इससे हमने ये काट दिया 1 2 3 2 3, ये पूरा कट गया, नीचे आ गया 10। अब हम काटते हैं 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब हम इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी इधर कर देंगे। कितना आया, ये आ गया 8 एम ए। 8 कैसे, 2 की 4 में पढ़ा पढ़ेंगे, 2 चौक 8 एम ए आ गया। ये कितना आ गया 2 6 7 और 5। तो एम ए का मान आपको कितना आ जाएगा बच्चे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 छंग 30, 33 का 3 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। डिवाइड करेंगे हम 8 से, डिवाइड करके देख लेते हैं 1 3 3 5। आपको भी इसी तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिलेगा और स्लो करना है, गलती नहीं हो जानी चाहिए चाहे बिल्कुल भी। ज़्यादा जल्दी सवाल पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर तो इतना ईजी आना है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा तो 2 घंटे में आप पेपर करके बैठ जाओगे। ये 5 बचा, 8 छिंग 48, ये बचा आपके पास 5 और 8 छिंग 48, और आपके पास बचा 2 और 5 7। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 सत्ते 56। बस, तो हम एम ए का मान कितना लिख सकते हैं हम 166.7, ये आ जाएगा।
ये भी आपका सवाल हो चुका है, ठीक है ना। और आप बार बार इसको ऐसे देखेगा, आप कर लो। अगला कराते हैं। अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं जरा। अगले सवाल में आपको कहा जा रहा है 1.80, ये 1 पॉइंट है, 1.80 ग्राम अवाष्पीय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो क्वथनांक कितने डिग्री तक बढ़ जाता है। तो कितने डिग्री तक बढ़ जाता है, इसमें कुछ चीज़ छुटी है। ये आपका स्टार्टिंग में दे रखा है इतना टेम्परेचर, और हाँ इसमें एक लाइन छुटी रह गई है जो मैं इसको पूरी कर देता हूँ। जो इतने से बढ़ने के बाद कहाँ तक बढ़ा ये, 3, 5, 3, 5, 4, 1, 1 इतने केल्विन तक बढ़ जाता है। ओके, अब है ये, अब हमको सवाल करना है। ये इतने डिग्री तक मतलब 353.23 केल्विन से 354.11 तक बढ़ जाता है। तो अवाष्पीय पदार्थ का अणुभार ज्ञात हमको करना है। तो पहले तो हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा टी बी का ही मान निकाल लेते हैं। तो कहाँ कितने तक बढ़ा, 354.11 माइनस 35323 कितना होया आपके पास, या है तुम्हारे पास क्या, 0.88, 0 पॉइंट कितना आया, 88 आ गया आपके पास, 0.88 इसका मान आया है डेल्टा टी बी का मान। अब आपको क्या और चाहिए, जब ये सब केल्विन में तो ये भी केल्विन में हो जाएगा। अब आपको क्या क्या चाहिए, जल के 1.80 ग्राम अवाष्पीय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया, 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, मगर डब्ल्यू ए का मान कितना आया, 1.80 और वो भी ग्राम। अब हमें क्या पूछा, इसका अणुभार पूछ रहा, क्योंकि हमें इसने अणुभार के बारे में बताया नहीं, बस ये बता दिया इतने ग्राम कोई पदार्थ घोला हुआ। और डब्ल्यू बी का मान कितना दिखा रखा है जी, डब्ल्यू बी का मान दिखा रखा है 90 ग्राम। अब हम इसको सवाल को करते हैं। जैसे के बी का मान कितना है, के बी का मान है 2.53 किलोग्राम मोल सिल्वर। अब करते हैं, सूत्र लगाते हैं हम। जैसे सूत्र क्या लगाएंगे, डेल्टा टी बी के बी गुणा डब्ल्यू ए कोण में एम ए गुणा डब्ल्यू बी और गुणा में 1000। ये सूत्र हम लगा दें। देखो इस स्लाइड पे तो आएगा नहीं, अगली स्लाइड पे हम ले जाते हैं सवाल, इस सूत्र में रखेंगे हम अगले सवाल को, ठीक है ना। सूत्र क्या है आपके पास, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू ए कोण में एम ए गुणा डब्ल्यू बी और गुणा में कितना लगा देंगे, 1। अब क्या क्या मान निकाल का आया है, डेल्टा टीवी का तो मान निकल का आया था 0.88, ओके। और तुम्हारे पास 0.88 केल्विन निकल का आया था। डब्ल्यू ए का मान है 1.80 और डब्ल्यू बी का मान है 90। इसका मान है 1.80 गुणा 1000 और ये है 19 और हमको एम ए का मान निकालना है। और एक क्या सूत्र क्या रह गया इसमें, 2.53। के बी का मान कितना, 2.53। दोबारा देख लेते हैं एक बार, कितना है 2.53।
बस हम इसके अंदर रख देंगे सब मान। अब ये क्या क्या है कट रहा है, पॉइंट हटाया हमने, 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए, 1 2 3, 1 2 3 पूरा कट गया। 9 से भाग करते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ आ गया 0। अब हम कितना लिखा है, 0.88 बराबर 2.53 20 अपॉन में एम ए, ये है आपका। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म कर सकते हैं हम, तो एम ए का मान कितना आया, 253 मल्टीप्लाई में 20 गुणा बटे भाग करेंगे 88, तो कितना आ गया, 0 6 0 और 5, ठीक है, इतना आ गया अपॉन 2 3 6 2 5 10 2 4 5 एम ए बराबर। अब हमको भाग करनी है, किसको भाग करनी है, 50 60 से किसको 88 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ओके, और जो अब इसका आंसर आएगा वो हमारा ही आंसर होगा। समथिंग हो जाएगा 5 बार, 5 अट्ठे 40 शून्य हासिल 4, 5 अट्ठे 40 4 44, कितना बचा, 6 और 6 0 उतार लें, फिर जाएगा 7 बार, 7 अट्ठे 56 का 6 5, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56, 56 और 5 हो गए 61। अब कितना बचा, 4, और यहाँ बचा आपका 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब समथिंग चला जाएगा 5 बार, तो आपका जो आंसर आया 57057.5। आपको भी करना ही है, जब हम आपको करके दिखा रहे हैं तो आपको भी पूरे का पूरा ऐसे ही करना है, कभी डायरेक्ट आंसर निकाल लो, आप भी कैलकुलेशन करके देखें, ठीक है। सवाल में एक बार को देरी हो जाए मगर गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोशिश ये काम करना आपको, ठीक है। वहाँ पर क्या होती है, कैलकुलेशन ही ज़्यादा हार्ड आएगी और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगेगा ही नहीं जो कि आपकी समझ से परे हो या आप उसको ना कर सकते हो। सभी के सभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे और सभी के सभी क्वेश्चन आप कर भी आसानी से ही दोगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से बढ़िया करके कर पाएंगे सब कुछ। ऐसा कोई सा क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जो आपसे क्वेश्चन ना बताया हो, ना पढ़ाया हो, ना समझाया हो कि आपको ये समझ में नहीं आया। तो हर क्वेश्चन जो भी मिलेगा हमारे नोट से ही मिलता रहेगा और आप बस इन्हीं का ही रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। अब आपका दूसरा जो अणुसंख्या गुणधर्म है नेक्स्ट, वो है हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन क्या है, देखो हमने क्या लिया, एक विलयन लिया, हमने लिया एक, इसके अंदर क्या है, विलायक पदार्थ है। विलायक में सपोज करो हमने जली मान लेते हैं, और ये जो इसका हिमांक का मतलब होता है जमना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो मान लिया हमने वो 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया। और हमने क्या करा, इसके अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला दिया, जैसे कि NaCl या कुछ और मिला दिया हमने इसके अंदर। यहाँ का क्या मिलाया हमने, इसमें विलय मिलाया, और जैसे ही मैं इसमें विलय मिला देता हूँ तो ये बन जाता है विलयन। अब बात बताओ, कोई जब 100 डिग्री सेल्सियस पर कौन है, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग होता मतलब जमता, मैं उसके अंदर कोई और अन्य पदार्थ मिला दूं तो क्या हो जाता, उसका जमने का जो दर होगी वो माइनस ऑफ हो जाएगी, मतलब और भी कम होने लगेगा वो। तो जब कम हो जाएगी, अब कि वही जो जमने का पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो हिमांक में जो अवनमन होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट में उसकी कमी आती है, वही फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्या कहलाती है, हिमांक का अवनमन कहलाती है। सपोज करो जैसे मैंने इसके अंदर विलय मिलाया तो अब ये क्या बन गया, ये विलयन बन गया। अब विलयन बनते ही इसमें क्या हुआ, इसका ताप जो होता है हिमांक का अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट इसका घट गया। अब कितना है मैं लिख देता हूँ, माइनस के
1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब यही हिमांक में कमी क्या कहलाती है, तुम्हारे हिमांक का अवनमन कहलाते हैं। अब कितनी कमी आ गई आप ये बताना। इसको कहते हैं डेल्टा टी। उसको बी से प्रदर्शित कर रहे थे, इसे हम डेल्टा एफ से प्रदर्शित करेंगे। बस अंतर इतना, एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है नहीं। तो डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करेंगे इसको, और कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, अब 0 -1, तो कितना आ गया 0 + 1, तो अंतर कितना आया तुम्हारे पास, 1 अंतर इसका आ जाता। तो 0 से -1 तक पहुंचने में 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। यही अंतर क्या कहलाता तुम्हारे पास, हिमांक का अवनमन कहलाता है, या फ्रीजिंग पॉइंट यही होता है तुम्हारे पास इसका। हिमांक का अवनमन किसको कहा जाता है, मतलब अब हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, किसी विलायक में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से जो उसके हिमांक में कमी आती है, यही हिमांक की कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई विलय पदार्थ, विलय में भी कौन सा विलय पदार्थ लिया जाएगा, या अवाष्पशील विलय पदार्थ, कोई विलय पदार्थ मिला देने पर विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक की यह कमी यही कमी हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ कहलाती है। तो एक सूत्र याद रखेंगे हम, डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा वो टी नोट एफ से, और इसको जो प्रदर्शित करेंगे टी एफ से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टी नोट विलायक का हिमांक हो गया टी नोट एफ माइनस के टी एफ, ये हो गया तुम्हारे पास विलयन का हिमांक, और इनका यही अंतर क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। अब जैसे इसका नाम लिख सकता हूं मैं, जैसे ये क्या होता है तुम्हारे पास, ये होता है तुम्हारे पास विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, मतलब सपोज करो हमने स्टार्टिंग में जल लिया था, तो जल का हिमांक कितना हो गया। जैसे हम कुछ पदार्थ मिला देते हैं तो उसका हिमांक में क्या हो जाती है, जम कमी आ जाती है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास विलयन का हिमांक, ठीक है नहीं। तो ये हो गया विलयन का हिमांक। तो आपको ये सूत्र जो है बिल्कुल याद करना है बहुत अच्छे से। तो आपको ये क्या है, ये सूत्र बिल्कुल बहुत अच्छे से याद आपको करना है, इससे बिल्कुल पीछा नहीं छुटाया जा सकता, आपको यही याद कर लेना है। मतलब कहने का ये है, हमने कोई विलायक लिया, विलायक का हिमांक सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही हमने उसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया, तो उसके हिमांक में कमी आ गई। यही हिमांक में कमी जो आती है हिमांक का अवनमन कहलाती है। वैसे आप तो बस सूत्र लिख आना,
और इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। अब हम एक आगे और बात लिखते हैं, ये इसमें बिल्कुल सेम जैसे क्वथनांक में उन्नयन था ऐसे ही हिमांक में अवनमन है। तो अब हम लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन तथा हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध। तो बस इसमें भी वही बात लिखेंगे हम, हिमांक का अवनमन मोललता का हिमांक में अवनमन मोललता का हिमांक का अवनमन मोललता का सीधा समानुपाती होता है। अब सीधा समानुपाती में क्या हो गया, जैसे डेल्टा टी एफ बराबर अनुक्रमानुपाती डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती किसके लगा दूं मैं, मोललता। और जैसे ही बच्चे हम इसको चिन्ह को हटाएंगे, वो के बी लग रहा था यहाँ आ जाएगा के एफ, बस जहाँ के बी लग रहा था वहाँ एफ लगाते चलेंगे। और मोललता का सूत्र लिख देंगे हम, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए गुणा में डब्ल्यू बी और गुणा में 1000। इसके अलावा आपको और कोई सा दो सूत्र याद नहीं करने हैं, एक तो वो सूत्र हो गया और एक यही सूत्र हो गया, और आपको कोई सा भी सूत्र याद नहीं करना है। इसमें लिख देता हूं मैं, जहां के एफ, और के एफ क्या है तुम्हारे पास, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मान क्या होता है, जल के लिए इसका मान, जल के लिए इसका मान, जल के लिए इसका मान होता है तुम्हारा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। बस अब ये दो मान हो गए, देखो जल के लिए अब क्या मान हो गए, ये दो मान हो गए। जैसे मैं इधर लिख के दिखाता हूं तुम्हें, एक तो हो गया के बी का, ये सब जल के लिए हैं, जल के लिए के बी का तो मान हो गया 0.52, याद रखेंगे बिल्कुल, कभी कदा कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता। और के एफ का मान, और बिना इसके तो सवाल होगा ही नहीं, 1.86 ये होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है नी। अब बस हम अगला सवाल करा देते हैं इस पर एक। तो अगला सवाल क्या कह रहे हैं आप, 45 ग्राम C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, ठीक है। विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। जल के लिए के एफ का मान इतना दे रखा, आपका इन्होंने दे दिया, ठीक है चलो जी करते हैं। करेंगे तो इसमें क्या आया, डब्ल्यू ए का मान 45 ग्राम, बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब हमको निकालना है इसका एम ए का मान। एम ए का मान कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा हाइड्रोजन का 1, मतलब कार्बन के 2 लिख रहा है तो 2 लगा दिया। कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12, ये लिख दिया। 6 लग रहा है हाइड्रोजन का, ठीक, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 2 लगा दिए ये। और ऑक्सीजन का कितना होता है तुम्हारे पास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 12 दूनी 24, ये हो गया 6, 16 दूनी आप 32, ठीक है। 6 4 10 और 2 12 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10 2 12 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया तुम्हारे पास, 62 हो गया। ये आ गया आपके पास 62। हम इसको भी साफ कर देते हैं।
ये हो गया 62। अब डब्ल्यू बी का मान कितना दिखा रखा है, डब्ल्यू बी का मान है 600, और वो भी ग्राम में। और के एफ का तो मान दिखा ही रखा। और बिल के, अब हमको मान निकाला, का मान निकालना, डेल्टा ई एफ, विलियन, क्या निकालना, मिलाया गया, विलियन का हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। विलियन का हिमांक अवनमन ज्ञात करना हमें डेल्टा टी एफ। इसके लिए के वी का मान कितना रखेंगे हम, 1.86। अब रखेंगे 45, डब्ल्यू ए का मान आ गया, मल्टीप्लाई में 1000 आना ही है क्योंकि नीचे ग्राम में दे रखा। ये आया आपका 62, और ये आया आपका 600। और पॉइंट हटाया, अपोन में 100 लगाया, 1 2 1 2। अब ये भी इससे कट गया, 15 से काट सकता हूँ मैं, 15 दिया 45, और 15 चौका 60। और कितना कट जाए, काटा जा सकता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर, करते हैं मल्टीप्लाई, और भी काटा जा सकता है, जैसे 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 नंग 27। यह आ गया आपका, नीचे आ गया 4, और ये आ गया 12। तो आपका जो आ गया 124, डेल्टा टी एफ बराबर, यह आ जाएगा 2.25। और इसमें भी क्या लिया जाएगा, सेल्सियस में, ठीक। और आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल कराए गए हैं। और आपका जो भी बचा है, अब अगला न्यूमेरिकल कराते हैं। अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तुम्हारे पास, 1 ग्राम अनअपघटय को 500 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर हिमांक का अवनमन इतने प्राप्त होता है, विलय का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ बताएंगे इसमें क्या क्या मान निकलवाया जा रहा है, विलय का अणुभार निकलवा रहा है। तो 1 ग्राम अनअपघटय, ठीक है, तो ये हुआ आपका डब्ल्यू ए का मान 1 ग्राम, क्योंकि इसका अणुभार मालूम कर दिया, क्योंकि पदार्थ का भार तो दे दिया, ये नहीं बताया कौन सा था पदार्थ। 50 ग्राम, डब्ल्यू बी का मान कितना आ गया, 50 ग्राम, बेंजीन में ये डिजोल्व किया गया है। और डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का मान आ गया आपका 0.40 केल्विन, ठीक है जी। और के एफ का मान कितना आया आपके पास, 5.12 केल्विन, किलोग्राम फिर मोल। चलो जी, निकाल लेंगे हम, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। विलय का अणुभार ज्ञात करना है हमें। विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ जी, ठीक है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए गुणा 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी। अब इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम यही सूत्र बना देता हूँ मैं, एम ए का मान निकलवाना है इसको। तो ये हो जाएगा के एफ, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए 1000, डेल्टा टी एफ और डब्ल्यू बी, बस यही सूत्र है। अब हम निकालते हैं एम ए, के एफ का मान गिर गया 5.12, एम ए का मान कहाँ है, एम ए एम ए एम ए एम ए नहीं है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए का मान 1 और 1000, डेल्टा टी एफ का मान कितना है, 0.40, ठीक है जी। डब्ल्यू बी का मान कहाँ है, डब्ल्यू बी 50,
पॉइंट से पॉइंट हटा लो, एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, ये दोनों जीरो कट गए, 5 दूनी 10 ये कट गया। एम ए का मान कितना आया आपके पास? तो ये आया है तुम्हारे पास, 2 से और काट देता हूँ, 2 दूनी 4, ये आ गया 512 अपॉन में 2। और एम ए का मान आया आपके पास 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छीन 12। लो जी आंसर आ गया ये भी। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है तुम्हारे 60 ग्राम यूरिया लिखा हुआ है को 200 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक टीएफ, चलो जी ठीक है कर देंगे। इसमें विलयन का हिमांक ठीक है, और क्या डब्ल्यू ए का मान कितना हुआ? ये है 40 ग्राम। तो जब हम इसी का ही अणुभार निकालें, क्योंकि यूरिया बता दिया है तो वो भी 60 आएगा, सॉरी ये आ गया। और डब्ल्यू बी का जो मान निकलेगा वो हम जानते हैं, उसका भार कितना होगा? 200 ग्राम। तो विलयन का टीएफ का मान निकलवा दिया है वो, ठीक है। तो हम लगा देंगे सूत्र, डेल्टा टी लगा देंगे और एफ लगा देंगे, ठीक है। और जल के लिए टीएफ का मान जल के लिए केएफ का मान कितना था? 1.82। जल के लिए केएफ का मान कितना है तुम्हारे पास? 1.86 है, 1.82 है, 1.86, 1.86 कितना लगा देंगे हम? 1.86 ये लगा देंगे। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ लगाएंगे हम के एफ जी, ठीक है। डब्ल्यू ए 1000, इतनी बार ये सूत्र लिखवा दिया है जिससे आपको याद भी हो गया। एम ए डब्ल्यू ये लगा देंगे 1.86 जी, ठीक है। डब्ल्यू ए का मान 60 गुणा में 1000 अपॉन एम ए का मान कितना है? और डब्ल्यू बी का मान 200। ये पूरा कट गया, 1 2, ये भी पूरा कट गया, 2 से काटते हैं हम, 2 से हमने इसे काटा, 2 नीम 18, 2 तिया 6, बस। डेल्टा टी एफ का जो मान निकल कर आएगा वो 10 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 9.3। कितना निकल कर आया है? 9.3। बस लगा लेंगे हम डेल्टा टी एफ बराबर विलायक, और जब विलायक लगाना है तो कितना जाएगा? विलायक हो गया आपका टी नोट एफ माइनस विलियन टी एफ। तो पूछा क्या विलियन का, तो इसका मान तो रख देंगे हम 9.3। कितना रख देंगे? 9.3। और इसका जो है विलायक मतलब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0 पर। और क्या निकाल देंगे हम? टी एफ का मान। तो जब ये इधर पहुंच जाएगा तो टी एफ का जो मान आएगा टोटल निकल के वो आएगा तुम्हारा -9.3। और टी एफ ही क्या है यहाँ पर? जो है तुम्हारे पास विलियन, विलियन का हिमांक, ये आया तुम्हारे पास सेल्सियस, केल्विन में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सभी के सभी सवाल करा दिए, और कल का सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, तो कल का सवाल क्या था उसका पूरे का जवाब आपको देना है। और ये हमने अब पूरा करा दिया। मैं दोबारा एक देखो रिवाइज करा देता हूँ। मैं हमने कराया था क्वथनांक का उन्नयन का है, किसी अवास्थिल विलय को विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या लिखना है? को क्वथनांक का उन्नयन
हुई वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। हुई वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। सही लिखा हुआ था। क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस के टी नॉट बी। टीबी है तुम्हारे पास विलियन का क्वथनांक और टी नॉट बी है तुम्हारे पास विलायक का क्वथनांक। सूत्र आपको बस एक ये याद रखना, डेफिनेशन याद हो या ना हो, आ जाओ दूसरे में। एक बात ये रहा याद रखिए, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो मोललता का सीधा समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, लगा के भी मोललता, और मोललता का ये हम सूत्र लिख देंगे पूरे का पूरा। तो आपको एक सूत्र ये याद कर लेना। एक बात ये याद रखनी, केबी का नाम मान मोलरता के जल के लिए, केबी मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, केबी इसके लिए जल का मान होता है 0.052। अब 0.052 होता है, ठीक है ना। अब हमने इसके कुछ सवाल कराए थे जो कुछ इस प्रकार है। सवाल ये हमने ये कराया आपको, ये ध्यान रख लेना आप। सवाल ये भी कराया हमने, ये ध्यान रखना। सवाल ये कराया आपने, हमने ये ध्यान रखना आप। और सवाल हमने ये भी कराया पूरा यहाँ तक, यहीं जाकर पूरा हुआ था, ये निकाल लेना और वहाँ निकलवा रहा था। हिमांक का अवनमन क्या है? यदि हिमांक का अवनमन, यदि कोई विलायक पदार्थ लिया जो 0 डिग्री सेल्सियस को जमता है, मगर उसके अंदर कोई अन्य पदार्थ मिला दिया तो माइनस में जम जाएगा, वो उससे भी कम में जम जाएगा, ठीक है नहीं। और जो जितने भी, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस कम हो या 1 डिग्री सेल्सियस कम हो, जैसे वो 1 डिग्री सेल्सियस भी कम होता है, यही कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। तो सूत्र ही ज्यादा याद रखना है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट एफ माइनस के टी एफ। टी नोट एफ क्या है? विलायक का हिमांक, और विलियन का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, ठीक है नहीं। फिर हमने इसके ऊपर ये कराया आपको, हिमांक का अवनमन मोलरता का सीधा संबंध समानुपाती होता है, बिल्कुल ही जैसा जैसा आपको डेल्टा टी बी का मान निकाला है मोलर उन्नयन स्थिरांक का, ऐसे हिमांक में अवनमन का और मोलरता में बिल्कुल सीधा संबंध होता है। फिर हमने इसका ये सवाल कराया, फिर ये भी न्यूमेरिकल कराया हमने इसका। और आप ध्यान रख लेना, बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की कोई खास करके जरूरत नहीं, पूरे करा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इतने हो चुके हैं। अभी एक टॉपिक रह चुका है आपका परासरण दाब, ठीक है, और जो हम कल को कराएंगे।